आदाब नमस्कार, मैं जरीन। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्य की समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के साए में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ और जो प्रस्ताव पास हुआ उसका शीर्षक था इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने सत्र को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी आंदोलन के शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि विश्व युद्ध के साथ साथ भारत की अपनी आंतरिक समस्याएं बहुत बड़ी हैं, उन पर भी जनता को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन रामगढ़ के अधिवेशन को इसलिए याद किया जाता है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि संविधान सभा का गठन होगा और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन के समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। संयोग देखिए कि 85 साल बाद पटना के जब सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके प्रस्ताव की शुरुआत संविधान पर हमले की चुनौती से होती है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि संविधान और गणतंत्र पर बीजेपी आरएसएस के निष्ठुर हमले के बगैर रुकावट के लगातार जारी है। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व और न्याय आदि हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का भाषण देख रही थी। उस भाषण में धर्म के आधार पर पहचान और नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं और इस बार कैसे दिया गया दोनों देखना चाहिए। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। मैं उस आदर्श एकता का हिस्सा हूँ जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं इस बुनियादी का अहम हिस्सा हूँ और मेरे बिना भारत का भव्य ढांचा अधूरा है। मैं भी अनिवार्य तत्व हूँ जिससे भारत बनता है। मैं कभी अपना दावा नहीं छोड़ सकता हूँ। एक तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। 1939 तक आते आते सांप्रदायिकता का सांप फन काड़घर भारत की नियति पर हमेशा के लिए बैठ चुका था। धर्म के आधार पर नफरत की चिंगारियां फैलने लगी थीं और देश बांटने की बात होने लगी थी। उसी संदर्भ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं भारत की एकता का अभिन्न हिस्सा हूं और मेरे बिना इस एकता की बुनियाद अधूरी है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह कोई हिंदू कह सकता है वे भारतीय है और हिंदू धर्म का पालन करता है, उसी तरह मुसलमान भी कह सकता है वे भारतीय है, इस्लाम का पालन करता है। इसी तरह भारत के ईसाई भी कह सकते हैं कि वे भारतीय हैं और जिस धर्म का पालन करते हैं उसका नाम ईसाई है। 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य की समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें भी आप उन्हीं चुनौतियों को देख सकते हैं। पटना की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें लिखा गया है कि कांग्रेस कार्य समिति हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में संयोजित ढंग से जहर घोले जाने की घोर निंदा करती है। तरुण दल ने लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाए रखने की कोशिश की है। जानबूझकर नफरत भरी प्रचार सामग्री तैयार की गई है और अल्पसंख्यकों
को बदनाम करने की अफवाह फैलाने के घृणित तरीकों का सहारा लिया गया है। दलितों और आदिवासियों को लगातार बढ़ती हुई हिंसा और व्यवस्थागत भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के शीर्ष स्तर पर उस आरएसएस को मुख्य धारा में लाने के शर्मनाक प्रयास किए गए हैं, जिसने लगातार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का अभाव सिद्ध किया है। पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई उस समय हो रही है जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे रहेंगे ही, इसके बिना वहां भाषण पूरा नहीं होगा। तब क्या कांग्रेस उसी तरह से मंचों से जवाब देगी जिस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम ने दिया था? कांग्रेस आरएसएस से लड़ने वाली पार्टी के रूप में कभी नहीं जानी जाती थी। राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर बोलना शुरू किया और अब कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा से लड़ने को अपना राजनीतिक लक्ष्य बार बार दोहराती है। कांग्रेस को ये तो पता है कि उसे किससे लड़ना है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि आज जिस आरएसएस से वे लड़ने की बात करती है उसका संगठन किस तरह से अपने प्रयासों से और सत्ता के संरक्षणों से चारों तरफ फैल चुका है। आरएसएस के प्रचार में प्रचारकों की बातें होती हैं, मगर सत्ता के संरक्षण को हिस्से को चालाकी से गायब कर दिया जाता है। ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो, और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो। आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है, और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। 90 के दशक में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बिहार में उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन बार बार प्रदेश में अध्यक्ष बदलने, नेताओं के छोड़कर चले जाने, विधायकों में बिक जाने के बाद भी कांग्रेस उस बिहार में बची रही। उसी बचे हुए संगठन के दम पर यहाँ कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति हुई। दूर से यही दिख रहा है कि बिहार को लेकर अपना रणनीति बदल रही है। बिहार के चुनाव में अभी तक बीजेपी के लिए आसान होता था आरजेडी को टारगेट करना, लेकिन लगता है कि कांग्रेस इस गठबंधन में आगे चलकर वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में वोट चोरी पर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी चले आए। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा करते रहे। इस दौरान उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्राएं की और बिहार के अलग अलग हिस्सों में गए। विपक्षी गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। क्या इस यात्रा ने बिहार के प्रति राहुल गांधी के नजरिए को बदल दिया है? इससे पहले राहुल गांधी बिहार सभाएं करने जाते थे तो शाम होते होते दिल्ली आ जाते थे, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान लगातार बिहार में रह रहे। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी बिहार प्रमुखता से रूट पर नहीं था। तो क्या वोट अधिकार यात्रा ने राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ा दी है कि बिहार के बिना अब राजनीति नहीं हो सकती? राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं, उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से
ये चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय इसी बिहार की एक सभा से राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का ऐलान किया था। भागीदारी के सवाल के बिना राहुल गांधी का अब कोई भाषण पूरा नहीं होता। यही सवाल था जब मंडल आयोग के दौर में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया। अब उसी बिहार में राहुल गांधी आरक्षण की बात नए सिरे से कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार उनकी बात सुनने के लिए रुका है या फिर आरक्षण के मसले से आगे बढ़ चुका है? जरीन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।